हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग हर दिन की तरह बहुत बेहतर होंगे। चलिए, इससे पहले आपको मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सारे टॉपिक खत्म कर दिए थे पढ़ा करके। आज हमें जो शुरू करना है वो है प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आज हमें पढ़ना है, उनकी शक्तियों को समझना है, कौन कौन से आर्टिकल में उनका कैसा क्या उल्लेख है, इन सब बातों को हमें समझना है। चलिए शुरू करें। देखिए, तो टॉपिक है आज का हमारा भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये है आज का टॉपिक। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि भारत के वर्तमान समय के जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, है ना। तो मोदी जी को संविधान में या देश के पूरे प्राइम मिनिस्टर जितने भी हुए हैं सभी को संविधान में कहाँ जगह मिला हुआ है, कैसे क्या है, आइए देखते हैं। प्रेसिडेंट को पढ़ते हुए अगर आपने थोड़ा सा भी नोटिस किया होगा तो आपने एक चीज देखा होगा कि हमने आर्टिकल 74 की बात की थी, है ना। तो वही आर्टिकल 74 में भारत के प्रधानमंत्री के पद का जिक्र है। कैसे है, किन रूपों में है, आइए देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 क्या कहता है। आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए, सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा। और इस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ये आपको आर्टिकल 74 में बताया गया था, 74 क्लास 1 में, कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे उनको सलाह देने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद के जो मुखिया होंगे, जो हेड होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे। ठीक है, ऐसा कहा गया था। इसमें एक दो फैक्ट भी आपको बताए गए थे कि यहां पे मंत्री परिषद जो सलाह देगा, क्या उस सलाह को राष्ट्रपति साहब मानने के लिए एकदम प्रतिबद्ध रहेंगे, मतलब बाध्य रहते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये हुआ था 1976 में। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये कहा गया कि इस केस में जो भी सलाह मंत्री परिषद राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति साहब मानने के लिए बाध्य है ना। और फिर इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और वो था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1978 में हुआ। और उसमें यह बताया गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। एक बार क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर मंत्री परिषद ने उसमें कुछ हेर फेर किया, कुछ बदलाव किए या नहीं भी किया, और फिर से वो प्रेसिडेंट के पास सलाह पहुंची, तो अब सलाह मानने के लिए पूरी तरीके से प्रेसिडेंट साहब बाध्य हैं। ये आर्टिकल 14 क्लॉज 1 कह रहा है। अब यहां एक छोटी सी बात समझेंगे, अगर आप यहां थोड़ा सा गौर करें तो आप एक चीज समझ पाएंगे कि यहां पे प्राइम मिनिस्टर या मंत्री परिषद एक शक्तिशाली रूप में दिख रही है, जबकि प्रेसिडेंट साहब कमजोर दिख रहे हैं। और इसका ओवरऑल जो मूल्यांकन होता है वो ये होता है कि भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका है, जो वास्तविक कार्यपालिका है, ये प्राइम मिनिस्टर होता है। क्योंकि देश का सर्वोच्च पद क्या है, राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति साहब अगर इनको आप देखें तो आपको दिखाई देगा मंत्री परिषद के कहीं ना कहीं अधीन है, क्योंकि पूरी तरीके से वो खारिज भी तो नहीं कर सकते राष्ट्रपति साहब। हालांकि वीटो का जो पावर है वो तो है ही, उसके बावजूद की बात कर रहे हैं, उसके सेपरेट होके हम बात कर रहे हैं, पृथक होकर के उससे बात कर रहे हैं। तो अब जरा आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट साहब आपको दिखाई देंगे कि वो प्रधानमंत्री के, मंत्री परिषद का हेड कौन है, प्रधानमंत्री, है ना। तो ऑफकोर्स उसी को लेकर के बात होगी।
तो राष्ट्रपति साहब प्रधानमंत्री के अधीन दिखेंगे, अपनी शक्तियों का वो प्रयोग तो कर सकते हैं लेकिन वो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट जा करके नहीं। तो इसीलिए यहां पे भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्राइम मिनिस्टर के पद को माना जाता है, जबकि नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है ये प्रेसिडेंट साहब को मानी जाती है। ठीक है, और यही वो कारण है जिसमें प्रेसिडेंट साहब को रबर की मुहर कही गई है। रबर की मुहर, कि प्रेसिडेंट साहब केवल एक रबर की मुहर है और कुछ नहीं है। ठीक है, और उस रबर की मुहर का प्रयोग कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। स्पष्ट हुआ? तो यहीं पे भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है वो कहा गया है और इसके जरिए प्रेसिडेंट साहब को ये प्रधानमंत्री साहब असिस्ट करेंगे अपनी मंत्री परिषद के जरिए। ठीक है, ये आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 कहता है। एकदम स्पष्ट हुआ? अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 75 का क्लॉज 1। आर्टिकल 75 का क्लॉज 1। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपको ना पढ़ते हुए कई बार ऐसा लगेगा कि एक आर्टिकल ये हुआ, इसके बाद ये आर्टिकल आना चाहिए था, या इसके बाद का ये सब क्लॉज नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं बताया गया। देखिए, एग्जाम को हमें टारगेट करके पढ़ना होता है। हमारे पास जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा है, वो बहुत सारा है और बहुत सारा डाटा एग्जाम में यूज नहीं कर मिलता है या हो भी तो नहीं पाएगा। हमें वही पढ़ना है जो चीजें हमारे एग्जाम से डायरेक्ट रिलेटेड रहेंगी। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एक क्लॉज छूट रहा है या कोई आर्टिकल छूट रहा है तो निश्चित रूप से वो इसी वजह से छूट रहा है क्योंकि उसकी महत्वता आपके एग्जाम में कम है। ठीक है, अगर इच्छा करेगी तो 1.5 GB का उपयोग कहीं सही जगहों पे कर लिया जाए, है ना। तो देखिए, आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 क्या कहता है? आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की नियुक्ति होगी, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति जो होगी, ये नियुक्ति कौन करेगा? यानी आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 में प्राइम मिनिस्टर साहब की नियुक्ति की बात कही गई है। बात समझ में? और प्राइम मिनिस्टर साहब की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति साहब करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति साहब करेंगे। ठीक है, अब देखें, अब तो ये तो केवल प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, बाकी मंत्री परिषद के जो अन्य सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो ध्यान रखेंगे ये बात भी कि मंत्री परिषद के जो सदस्य होंगे, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा पीएम के सलाह पर किया जाता है। पीएम के सलाह पर किया जाता है। ठीक है, पीएम के सलाह पर किया जाता है। ये बात बहुत विशेष ध्यान रखिए। ठीक है, कि मंत्री परिषद के जो सदस्य होंगे, इन सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति साहब करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर। कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिसको कहेंगे कि भाई साहब आप इनको चुन लीजिए, तो वो मंत्री परिषद के सदस्य चुन लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पीएम से रिलेटेड ना कुछ बेसिक बातें हम ध्यान रखेंगे, और वो बेसिक बातें क्या है देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे मेजर बात ध्यान रखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये अपने दल का नेता होता है। प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये अपने दल का नेता, या ऐसे कह सकते हैं कि बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव में जो दल सबसे ज्यादा बहुमत पाया हुआ है उसी का एक मेंबर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और वो प्राइम मिनिस्टर अपने दल का नेता होता है। क्लियर हुआ? ये पहली बात कही गई। अब दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि मान लेते हैं कि अगर चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत ना मिले तब क्या होगा? तो बहुमत ना मिलने पर ही आप देखते हैं कि गठबंधन जैसी राजनीति सामने आती है। ठीक है, क्योंकि सरकारें तो बनानी है ना। और जैसे अगर बाई द वे कि बहुमत दल किसी को नहीं मिला, ठीक है, कोई दल जो है ये बहुमत प्राप्त ही नहीं कर पाया, अब क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में गठबंधन का सहारा लिया जाता है। और अगर गठबंधन का सहारा ना लिया जाए, क्योंकि गठबंधन की राजनीति कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की स्थिति को कमजोर कर देती है,
अगर वो बहुत लोकप्रिय नेता नहीं है तो ऐसे केस में क्या दोबारा चुनाव कराना उचित है? आप खुद सोच करके देखिए कि प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव होता है कितना खर्चीला प्रोसेस होता है, बात समझ में। तो इसीलिए बहुमत न प्राप्त होने पर जो अन्य पार्टी के मेंबर्स होते हैं उनको किसी न किसी प्रकार का लालच दे करके अपने पार्टी में मिला करके बहुमत प्राप्त कर लेना होता है, या फिर गठबंधन की राजनीति यहाँ पे सामने देखने को मिलती है। तो अब का टॉपिक यही है कि अगर किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो तब क्या होगा? तो जो बड़ी पार्टी होगा उसी बड़ी पार्टी का जो नेता होगा वो पीएम बनेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसको 30 दिनों के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 30 दिनों के अंदर वही प्रोसेस हुआ कि उसको 30 दिन है, 30 दिन के अंदर वो और जो एमपीज हैं उनको अपने साथ मिलाए किसी भी तरीके से और अपना बहुमत सिद्ध करे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यदि यदि किसी पार्टी को बहुमत ना मिले, अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, ठीक है, उस बड़ी पार्टी का नेता मिले, तब बड़ी पार्टी का नेता पीएम होगा। ठीक है, लेकिन इनके लिए एक चैलेंज होगा, और वो चैलेंज ये होगा कि इनको 30 दिन के अंदर ही 30 डेज, इनको 30 दिन के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा, अंदर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो फिर ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा और अब इलेक्शन दोबारा कराया जाएगा। ठीक है, तो 30 दिनों के अंदर बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर से संबंधित छोटी बहुत बातें ध्यान रखेंगे। स्पष्ट हुआ? इसके बाद अब देखते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको बहुत स्पष्ट ध्यान रखेंगे। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। आपको मालूम होगा कि पॉलिटी का जो कोर होता है वो फंडामेंटल राइट होता है, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, कैग, है ना, एजीआई, केंद्र राज्य संबंध और पंचायती राज, ये जो चीजें होती है ना, ये आपकी पॉलिटी की कोर चीजें होती हैं। तो इनको आप मल्टीपल टाइम में रिवीजन किया करिएगा, बहुत ठीक से इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को शपथ कौन दिलाएगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का शपथ, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को शपथ कौन दिलाता है? तो प्राइम मिनिस्टर साहब को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। प्राइम मिनिस्टर साहब को कौन शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। ठीक है, और एक चीज समझेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा ना, इसको लोकसभा का या राज्यसभा का सांसद होना चाहिए। ठीक है, और अगर बाई द वे नहीं है तो उसको 6 महीने का टाइम मिलेगा, और वो 6 महीने में किसी भी तरीके से करके वो राज्यसभा का या लोकसभा का सांसद बन जाए। ठीक है, तो पीएम को शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति साहब, और ये ध्यान रखेंगे कि पीएम को या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का सदस्य होना होगा। और अगर ये सदस्य नहीं है, यदि सदस्य नहीं है तो 6 महीनों के भीतर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारी इसकी प्रक्रिया होती है कि 6 महीने के भीतर कैसे बनेंगे। जैसे राज्यसभा में एक तो प्रोसेस होता है मनोनीत का, ठीक है, मनोनयन का, तो एक जरिया वो हो सकता है। या राज्यसभा में आपको ये भी मालूम होगा कि उसके कुछ सदस्य हमेशा हटते रहते हैं। ठीक है, तो वहां से भी चीजें मैनेज करके करी जा सकती हैं। ठीक, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं, वो हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति साहब दिलाएंगे, और पीएम साहब को लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य होना होगा। अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 महीने के भीतर उनको किसी न किसी सदन के किसी भी भाग का उनको सांसद होना पड़ेगा। ठीक है, स्पष्ट। अब आर्टिकल 75A देखते हैं। देखिए आर्टिकल 75A, आर्टिकल 75A क्या कहता है? आर्टिकल 75A कह रहा है कि
मंत्री परिषद के मंत्रियों की जो संख्या होगी ये लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, ये कह रहा है आर्टिकल 70। हालांकि ये मंत्री परिषद का आकार है, ध्यान रखेंगे मंत्री परिषद का आकार क्या है, कैसे है, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए मंत्री परिषद में उनका, मंत्री परिषद क्या होती है, अभी हम मंत्रियों का पूरा एक स्लिप देखेंगे, उसकी एक पूरा चार्ट देख लेंगे तो आपको मंत्री परिषद का थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 50 का ए कह रहा है, 1A है एक्चुअली, शायद 1A है, और ये कहता है कि जो मंत्री परिषद होती है, ठीक है, इस मंत्री परिषद के मंत्रियों की जो संख्या होगी, मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या, मंत्रियों की संख्या कुल सदस्य संख्या से, कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। ठीक है, यानी मंत्री परिषद के मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी, ये ध्यान रखेंगे, मंत्रियों की संख्या कुल सदस्य संख्या का केवल 15% होगा। अब केवल 15%, अच्छा ये अधिकतम होने का डाटा है, ध्यान रखेंगे, ये मैक्सिमम का डाटा है, मिनिमम का यहाँ कोई डाटा नहीं दिया गया कि मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, इसका कोई डाटा नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं लोकसभा है, तो लोकसभा में कुल 543 सीटें, यानी कुल सदस्य कितने हुए, 543। 543 का 15% अगर आप निकालेंगे तो 81.4 आएगा। ठीक है, ये मुझे याद है, मैंने पढ़ रखा था, तो ध्यान रखिए 81.4 आएगा। अब अच्छा ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो 15% होगा इसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल रहेंगे, है ना, पीएम सहित, पीएम सहित मंत्री परिषद में ये जो 15% की संख्या है मंत्रियों की संख्या में, उसमें पीएम भी शामिल है। तो ये 80.4 यानी 81 कितने मेंबर, 81 मेंबर मंत्री होंगे मंत्री परिषद में। इसमें से 80 तो मंत्री हो गए, 80 लोग आपके मंत्री हो गए, लेकिन उसमें एक मेंबर जो रहेंगे ये पीएम रहेंगे। ठीक है, तो मंत्री परिषद का जो आकार है ये समझ में आया कि मंत्री परिषद में जो मंत्रियों की संख्या होगी वो कुल सदस्य संख्या का, किसी सदन के जो लोकसभा, जैसे लोकसभा के कुल सदस्य का कितना प्रतिशत, 15% होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, और इसमें भी ध्यान रखेंगे कि इसमें मिनिमम कितने मंत्री हो सकते हैं, इसका कोई डाटा नहीं है हमारे पास। ठीक, अच्छा ये संघीय मंत्री परिषद की बात हो रही है। ठीक है, ये संघ के मंत्री परिषद की बात हो रही है। ठीक है, जैसे प्रांत में भी मंत्री परिषद होता है, तो प्रांत में जो मंत्री परिषद होता है, प्रांत के मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की यहां संख्या कितनी होगी, तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो विधानसभा होती है, जो विधानसभा के कुल सदस्यों, विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% होता है। ठीक है, और यहां 15% में ध्यान रखेंगे सीएम सहित, इसमें सीएम भी 15% में शामिल है। ठीक है, तो प्रांत का जो मंत्री परिषद होगा उसमें मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी, ये भी ध्यान रखेंगे कि ये अधिकतम है। ये यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये मैक्सिमम का डाटा दिया गया है, यहाँ जो मिनिमम का डाटा है कि मिनिमम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो 12 मंत्री मिनिमम हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ मिनिमम का डाटा, यहाँ मिनिमम का डाटा नहीं। ठीक है, तो विधानसभा के कुल सदस्यों का जो 15% संख्या है वही 15% संख्या जिसमें सीएम भी इन्वॉल्व रहेंगे, यही मंत्री की संख्या होगी प्रांत के मंत्री परिषद में। ठीक है, तो इतनी बात समझ पाए आप सब। ठीक है, अच्छा ये चीज ध्यान रखेंगे, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये आपके संविधान में पहले नहीं था, ये 91th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में ऐड किया गया था। ठीक है, इससे पहले ये नहीं था। 91वें संविधान संशोधन के जरिए जो मंत्री परिषद, संघ के मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी इसको ऐड किया गया। ठीक है, स्पष्ट हुई इतनी चीजें। देखो अब आर्टिकल 75 का क्लॉज 2 क्या कहेगा भैया, आज देखते हैं। आर्टिकल 75 का क्लॉज 2, आर्टिकल 75 का क्लॉज 2 ये कहता है कि जो मंत्री परिषद होती है ना, ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होती है। ठीक, मंत्री परिषद प्रेसिडेंट के प्रसाद
पर्यंत होती है। ठीक है, तो मंत्री परिषद का प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होने का क्या मतलब है, एक चीज समझेंगे। जैसे अगर बहुमत सिद्ध नहीं हुआ, बहुमत सिद्ध नहीं हुआ, तो अगर बहुमत सिद्ध नहीं हो रहा है तो प्रेसिडेंट साहब ये जो मंत्री परिषद है इसको बर्खास्त कर देंगे, और हालांकि पीएम का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो प्रेसिडेंट साहब जब ये बर्खास्त कर देंगे तो इस परिस्थिति में आप सोचिए कि प्रेसिडेंट साहब पर ही ये बात डिपेंड कर रही है कि मंत्री परिषद रहेगी या भंग हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज इसी पॉइंट की वजह से लिखा जाता है कि मंत्री परिषद प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होती है। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट साहब को इन परिस्थितियों में मंत्री परिषद भंग करने का पावर रहता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 75 का क्लॉज 3, आर्टिकल 75 का क्लॉज 3 कह रहा है कि मंत्री परिषद जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। ठीक है, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, मानिए इसके सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, या उसको हम कह सकते हैं कि उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इसका क्या सेंस बन गया कि भाई साहब मंत्री परिषद के जितने मेंबर हैं, इसलिए कहा गया सामूहिक रूप से, किसके प्रति ये उत्तरदायी रहेंगे? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। ठीक है, यानी इनकी जवाबदेहिता कहां तय होगी? लोकसभा में तय होगी। स्पष्ट हुआ? ठीक है, अब इसके बाद आर्टिकल 75 का क्लॉज 4 क्या कहता है? आर्टिकल 75 का क्लॉज 4, आर्टिकल 75 का क्लॉज 4 कहता है कि मंत्री परिषद के सभी मेंबर्स का जो शपथ होगा, ये जो शपथ होगा, अभी अलग के पीछे मैंने बताया, ये शपथ प्रेसिडेंट साहब कराएंगे। ठीक है, शपथ कौन कराएगा? प्रेसिडेंट साहब कराएंगे, लेकिन किसके सलाह पर? तो प्राइम मिनिस्टर साहब की सलाह पर। स्पष्ट हुआ? ठीक, आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 क्या कहता है? आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 ये कहता है कि अगर मंत्री परिषद का कोई मंत्री, अगर मंत्री परिषद का कोई भी मंत्री 6 महीनों तक सदन में अपना सदन का हिस्सा नहीं बन पा रहा हो, तो वो मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। बात समझ में? तो अगर कोई मंत्री 6 मंथ तक सदन का हिस्सा नहीं बन पा रहा, सदन का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, तो वह बर्खास्त कर दिया जाएगा, मतलब अब वो उसका मंत्री पद हट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मंत्री नहीं रह जाएगा अगर वो 6 महीने तक अपने सदन का हिस्सा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब आर्टिकल 75 का क्लॉज 6 क्या कहता है भैया? आर्टिकल 75 का क्लॉज 6, आर्टिकल 75 का क्लॉज 6 जो है ना, ये वेतन एवं भत्तों की बात करता है, वेतन भत्तों की बात करता है प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, अब ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ आपके 1.5 GB के लिए। 1.5 GB का प्रयोग, हाँ यूट्यूब का वीडियो भी तो आप मेरा ही देख रहे हैं, तो बढ़िया है। और उसके बाद जो बचा कुछ डाटा है आपका, उस डाटा का प्रयोग आप कर लेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो वेतन है, जो भत्ता है, इसकी जानकारी आप निकालेंगे। ठीक है, और कमेंट कर देंगे आप लोग। ठीक है, अगर यहाँ तक वीडियो आप देख पा रहे हैं। चलिए, तो ये है। अब भारत के प्रधानमंत्री के अगर हम कार्यकाल समझे, कार्यकाल, तो यही देखोगे मंत्री परिषद कब तक है? प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत तक। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर भी तभी तक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल होता है ना, बहुत ध्यान से समझेंगे, हमको लगता है 5 वर्ष होता है, वो तो एक सुविधाओं में, एक परंपराओं में चली आ रही है चीजें, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो सैद्धांतिक रूप है वो यही है कि वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत तक ही बने रहेंगे। ठीक है, तो इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल प्रेसिडेंट साहब के प्रसाद पर्यंत रहता है। ठीक है, यानी बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो प्रेसिडेंट साहब नमस्ते कर लेंगे कि भैया आप प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। स्पष्ट हुई चीजें? आगे बढ़े।
अब हम लोग प्राइम मिनिस्टर साहब के थोड़ा सा कार्य शक्तियां देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास क्या क्या पावर्स हैं। हालांकि सारी पावर्स तो इन्हीं में निहित होती है, लेकिन तब भी देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की शक्तियां। प्राइम मिनिस्टर की शक्तियां, तो प्राइम मिनिस्टर की पहली जो सबसे पावरफुल शक्ति है ना, वो यही है कि मंत्री परिषद का निर्माण और उसके साथ साथ उसका विनाश भी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही होता है। ठीक है, और जितनी भी चीजें, जितना भी निर्देशन है, सब किसके पास रहता है? प्राइम मिनिस्टर साहब के पास रहता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद का निर्माण तथा निर्देशन कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। ठीक है, पास में, अरे भाई मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री रहते हैं? राष्ट्रपति तो केवल शपथ दिलाते हैं और नियुक्त कराते हैं, बाकी सलाह कौन देता है उसके लिए? प्राइम मिनिस्टर साहब देते हैं ना। ठीक है, और दूसरी चीज कि मंत्री परिषद के मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति अभी बताया मैंने, नियुक्ति कौन कराते हैं? प्रेसिडेंट साहब, लेकिन पीएम की सलाह पर। तो ये भी पीएम साहब ही तो डिसाइड कर रहे हैं फाइनली कि मंत्री कौन रहेंगे। वो तो एक प्रक्रिया निभा रहे हैं केवल प्रेसिडेंट साहब, पर सलाह, किसी का नाम चुनना, ये जिम्मेदारी किसकी है? प्राइम मिनिस्टर साहब की है। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर का पावर हुआ। ठीक है, और अगली चीज कि ये मंत्रियों को, प्राइम मिनिस्टर साहब मंत्रियों को क्या करते हैं? विभाग और मंत्रालय बांटते हैं। माने किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, ये बंटवारा भी कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो मंत्री परिषद की जो बैठक होती है, परिषद की जो बैठक होती है, इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर साहब। अध्यक्षता कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। ठीक है, यानी जो मंत्री परिषद की, मंत्रिमंडल की जो बैठकें होंगी, उन बैठकों की मंत्रिमंडल कर लेते हैं। फिर अभी हम थोड़ी देर बाद समझ लेते हैं कि मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, ये इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण चीज कि विदेशों में जो पीएम साहब होते हैं, ये भारत के प्रतिनिधि माने जाते हैं। भारत के प्रतिनिधि होते हैं, यानी भारत को रिप्रेजेंट विदेशों में कौन करता है? पीएम साहब करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि क्योंकि व्यवहार में राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का संचालन पीएम ही करते हैं, इसीलिए इनको वास्तविक कार्यपालिका कही जाती है। तो इसकी एक शक्ति हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रेसिडेंट का व्यवहारिक शक्ति का प्रयोग कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो अंतरराज्यीय परिषद होता है, या फिर जैसे नीति आयोग होता है, इन सब संस्थाओं का जो अध्यक्ष होता है, ये प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, इनका जो अध्यक्ष होगा, ये अध्यक्ष कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब की शक्तियां होती हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर पीएम साहब क्या करते हैं? ये एक कड़ी का काम करते हैं। कड़ी किसने? प्रेसिडेंट को मंत्री परिषद से जोड़ने के लिए, कड़ी का काम करते हैं। ठीक है, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब की शक्तियां होती हैं। अब थोड़ा सा हम लोग मंत्री परिषद में कौन कौन सी मंत्री होते हैं वो देख लेते हैं, और थोड़ा मंत्रिमंडल को समझ लेते हैं, ताकि आप मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में स्पष्ट रहें। देखिए, एक होता है मंत्री परिषद, ठीक है, और एक होता है मंत्रिमंडल। जो मंत्री परिषद होती है ना, ये बड़ी संस्था होती है, और इसकी तुलना में ये एक छोटी संस्था होती है। ठीक है,
मंत्रिपरिषद जो बड़ी संस्था है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंतर्गत जो मंत्री होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो इसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के जो नीचे होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री के नीचे जो होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री जैसे ही एक और मंत्री होते हैं जिसको कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, और इसके नीचे जो होते हैं ये होते हैं उपमंत्री, उपमंत्री, ठीक। जबकि मंत्रिमंडल के बारे में अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल में केवल और केवल दो लोग होते हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे और कैबिनेट मंत्री होते हैं, केवल ये लोग होते हैं, ठीक है। इतने से मिलकर के बन जाती है आपकी मंत्रिमंडल। जबकि मंत्री परिषद में कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे, स्टेट मिनिस्टर भी होंगे और स्वतंत्र प्रभार मिनिस्टर भी होंगे, उप मंत्री भी होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो कैबिनेट मंत्री, ये राज्य मंत्री, ये राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को असिस्ट करते हैं, ठीक है, और ये जो उप मंत्री हैं ये भी किसको असिस्ट करेंगे, कैबिनेट मंत्री को। उप मंत्री राज्य मंत्री को भी असिस्ट कर सकता है, ठीक है, यानी उप मंत्री दो लोगों को असिस्ट करेंगे, राज्य मंत्री की सहायता करेंगे और कैबिनेट मंत्री की सहायता करेंगे, लेकिन राज्य मंत्री केवल कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ना, ये वो होते हैं जो मंत्रालय के हेड होते हैं। जैसे किसी को अगर कोई मंत्रालय दिया गया तो उस मंत्रालय का जो प्रमुख होगा ना उसे कहेंगे कैबिनेट मंत्री, ठीक है। जैसे खेल मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, खाद्य मंत्रालय हो गया, अब उस मंत्रालय का जो प्रमुख रहेगा वो होंगे कैबिनेट मंत्री, ठीक है। और जो राज्य मंत्री होते हैं, ये राज्य मंत्री मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग होता है, मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग होता है, इस विभाग का प्रमुख होता है, इस विभाग का प्रमुख होता है, ठीक है। राज्य मंत्री जो होते हैं ये भी किसी विभाग के ही प्रमुख होते हैं, विभाग का ही प्रमुख होता है, लेकिन इनको ना स्वतंत्र प्रभार क्यों कहा गया जरा समझ लेंगे। जैसे क्या होता है कि राज्य मंत्री जो होती है, इसमें और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री, अब शिक्षा मंत्री में जो शिक्षा विभाग है वो काफी बड़ा है ना, अब उसके लिए एक राज्य मंत्री चलेगी। लेकिन अब जैसे खेल मंत्री, अब खेल मंत्री बहुत बड़ा तो नहीं है, तो उसके लिए राज्य मंत्री नियुक्त किए जाएंगे, और ये राज्य मंत्री जो होंगे ये विभाग के प्रमुख होंगे, और ये जो होते हैं ये कैबिनेट के लिए बहुत वो नहीं रहते कि कैबिनेट मुझे मतलब कोई काम करना है तो मुझे कैबिनेट से परमिशन लेना पड़ेगा या कैबिनेट को मुझे फाइल रिपोर्ट करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। ये फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए इन्हें स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है, ठीक है। और जो उप मंत्री होते हैं, ये उप मंत्री कैबिनेट मंत्री को और प्राइम मिनिस्टर साहब को ये असिस्ट, कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री को असिस्ट करने का काम करते हैं। यानी हम कहें तो राज्य मंत्री व कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, के सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये है मंत्रियों का कुल प्रकार और मंत्री लोग, ठीक है, और ये आपकी मंत्रिमंडल। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो कल हम लोग पढ़ेंगे भारत के महान्यायवादी, ठीक है। आज के लिए इतना ही।